हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन फॉर दी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये दोनों के दोनों जो डेफिनेशन है वो आपको 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो फॉर द एग्जाम। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है। सपोज देयर आर टोटल एन आउटकम्स, यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने अवेलेबल है, तो कि एन आउटकम्स अवेलेबल है। क्लियर। इन द फाइनाइट सैंपल स्पेस, हमारा सैंपल स्पेस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होगा तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। Suppose there are a total n outcomes in the finite sample space of a random experiment. हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, which are mutually exclusive, exhaustive and equiprobable. इक्विप्रॉबेबल का मतलब गाइस होता है कि दोनों का वैल्यू सेम होना। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P ऑफ A है और P ऑफ B है, यानी कि 2 इवेंट है, तो इक्विप्रॉबेबल गाइज एक बात खास ध्यान रखना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है ना वो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। इट मीन्स कि अगर इन दोनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी देना है तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, 1/2 एंड 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 इवेंट्स होते तो सबका इक्वी प्रोबेबल का वैल्यू कितना होता है, 1/3। इक्वी प्रोबेबल का मतलब ये होगा कि गाइज सबका प्रोबेबिलिटी कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर। देखते हैं, एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, एग्जिस्टिव भी होना चाहिए, इक्वी प्रोबेबल होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, 5। एग्जिस्टिव मतलब यूनियन का टोटल होगा आपका 1, और इक्वी प्रोबेबल मतलब वो डिपेंड्स रहेगा इवेंट के ऊपर। अगर 2 इवेंट्स है तो 1/2 1/2, 3 इवेंट्स है तो सबका 1/3। क्लियर। इफ m आउटकम्स अमॉन्ग देम आर फेवरेबल, m आउटकम्स का मतलब होगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब गाइस क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमें ऐसा चाहिए कि भाई चलो हमारे ये आउटकम्स आएंगे तो हम लोग उसको इवेंट ए डिनोट करेंगे, तो जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो आपके आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, हमें पहले से पता है कि या तो एच आएगा या तो टी आएगा, लेकिन दोनों में से जो हमारा आउटकम्स मिलता है, इट मीन्स कि जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई आपको ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो जो इवेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो इवेंट के जो आउटकम्स आपको मिलते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्लियर। और फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल m। क्लियर। आपका जो टोटल आउटकम्स होगा वो होगा स्मॉल n, और जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो होगा स्मॉल m। क्लियर। फॉर एन इवेंट ए, अगर हम लोग कोई इवेंट ए हैपन कर रहे हैं, उसका नाम हम लोगों ने डिनोट करके रखा है, तो अगर उसके लिए हमें कोई टोटल सैंपल स्पेस यानी कि n में से कोई m आउटकम्स मिलता है, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इवेंट ए के लिए m/n, यानी कि रेशियो अगर हम लोग m और n का फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय p ऑफ a। क्लियर। p ऑफ a, p ऑफ a को अगर फॉर्मूला में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई p ऑफ a इज इक्वल टू m/n। m का मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, और n का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। क्लियर। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट a एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। लेकिन वो सारे आउटकम्स कैसे होने चाहिए गाइस, खास रिमेंबर करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जिस्टिव एंड इक्विप्रॉबेबल। क्लियर। यहाँ पे एक और बात ये भी हमें नोट करनी है, अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको कंपलसरी ये रेशियो भी लिखना पड़ता है। हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। इट मीन्स कि वो 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन हमारा जो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स है उसका वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए। इट मीन्स कि वो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में आप 0 का वैल्यू लिखोगे तो उसका मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेशन हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर। 0 को डिवीजन में हम लोग नहीं रख सकते। और ये भी आपको खास रिमेंबर करना है कि अगर कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो वो वैल्यू आपका ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कि 0 से लेके 1 तक। इट मीन्स कि मिनिमम वैल्यू हमें प्रोबेबिलिटी के लिए मिल सकता है 0, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकता है 1। क्लियर। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके टोटल आउटकम्स हमारा कैसा है, n, और वो सैंपल स्पेस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर। उसमें से अगर हमें कोई फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं और वो फेवरेबल आउटकम्स भी कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जिस्टिव एंड
इक्वी प्रोबेबल, और अगर हम लोग उसको रेशियो में लिख देते हैं m अपॉन n, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m अपॉन n फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? m का वैल्यू 0 हो सकता है बट n नेवर बिकम्स 0। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या कहता है वो जानता है। सपोज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स। हम लोग यहाँ पे हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको कितने टाइम रिपीट कर रहे हैं, n टाइम रिपीट्स कर रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब गाइस क्या होगा कि जितने भी टाइम्स हम लोग वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं सबके लिए कंडीशन सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर? इफ एन इवेंट ए अकर्स, यानी कि हम लोग कोई इवेंट ए अकर्स कर रहे हैं इन m ट्रायल्स आउट ऑफ n, यानी कि हमारे पास टोटल n ट्रायल्स किए हुए हैं, उसमें से हमें जो m मिलेगा यानी कि फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने उसको नेम दिया है इवेंट a। क्लियर? अगर हमें n में से m मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वो हमारा इवेंट a अकर्स हो रहा है। क्लियर? देन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड करना है, m और n का रेशियो m अपॉन n ऑफ इवेंट a, देन गिव्स द एस्टिमेशन। यहाँ पे स्टेटिस्टिक और मैथमेटिक्स में ज़्यादातर डिफरेंस यही होता है, मैथमेटिक्स जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू डिस्क्राइब करता है और जो स्टेटिस्टिक है वो ज़्यादातर बेस किसके ऊपर होता है, एस्टिमेशन के ऊपर होता है। क्लियर? एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, यानी कि हम लोग कोई n ट्रायल्स कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें से हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारा इवेंट ए हैपन हो रहा है कब, जब हमें n के अंदर से m कुछ आउटकम्स मिलेंगे, और अगर हम लोग उसको रिलेटिव मेजर में लिखते हैं यानी कि रेशियो के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर? सेम एज इट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, यहाँ पे भी हम लोगों को रेशियो ही यूज करना है और यहाँ पे भी हमें रेशियो ही यूज करना है, लेकिन स्लाइट चेंज इज दैट when the larger and larger value of n is taken, यानी कि जब भी हम लोग n का वैल्यू बड़े से बड़ा लेते जाएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो फिर कहाँ तक जा सकता है, तो कि इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्लियर? इट मीन्स कि when the larger and larger value of n is taken, that is when n tends to infinity, तो n कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, and the limiting value of, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है m अपॉन n is called the probability of event a। क्लियर? अब ये लिमिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे नोटेशन में, तो कि प्रोबेबिलिटी अगर कोई इवेंट का फाइंड करे तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, p ऑफ a। क्लियर? अब लिमिट भी तो दिखाना है यहाँ पे n का, तो n कहाँ तक जाता है, धीरे धीरे लार्जर लार्जर वैल्यू लेते जाएंगे तो इन्फिनिटी तक। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें लिखना है लिमिट, सिर्फ LIM लिखना है, ये आगे ये सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर है लिमिट का, तो ज़्यादा आइडिया वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और n टेंस टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टेंस टू। क्लियर? m अपॉन n। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी, और ये था हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब कुछ ऐसी वैल्यूएशन है जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो आगे थोड़ा आइडिया हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो एक तो फर्स्ट वन तो यही है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर आप फाई का यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना मिलता है, 0। अगर आप सैंपल स्पेस यानी कि सर्टेन इवेंट, यहाँ पे हम लोगों ने सर्टेन इवेंट के लिए कैपिटल U डिनोट किया है, अगर आप सर्टेन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1। हमें पता ही है कि भाई संडे के बाद मंडे ही आने वाला है, 110%। क्लियर? तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि A डैश फाइंड करना चाहते हैं फॉर द वैल्यू, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ A। अगर हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते तो हम लोग कैसे करते थे, U माइनस A करते थे, सैम्पल स्पेस माइनस A, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूएशन चाहिए प्रोबेबिलिटी का। क्लियर? तो अगर हमें A डैश फाइंड करना है तो 1 में से A माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा, या तो फिर अगर हमें डैश पता है और A फाइंड करना है तो 1 में से A डैश माइनस कर दो। क्लियर? और फिर लास्ट वन है, ये गाइस 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो कि आपको ऑर्डर करने के लिए पूछा जाता है कि भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करो। क्लियर? तो सबसे हमें इतना तो पता ही है कि सबसे छोटा वाला जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का वो कितना होता है गाइज, 0 होता है। क्लियर? और सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू होता है वो कितना होता है गाइज, 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से 1 तक। क्लियर? अब देखें 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, तो कि इंटरसेक्शन। क्लियर? इंटरसेक्शन से थोड़ा बड़ा कौन होगा कि अगर कोई सेपरेट इवेंट हैपन हो रहा है
उससे बड़ा कौन होगा, तो कि यूनियन, और यूनियन से बड़ा क्या होगा, एडिशन। क्लियर, अगर आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू जानते हो तो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। फर्स्ट वन तो ये तो हमें पता है, ये 0 और 1 का। अब देखो इंटरसेक्शन सिर्फ इतना ही एरिया कवर करेगा। क्लियर, फिर है P ऑफ A, यानी कि ये पूरा सर्कल कवर करता है, थोड़ा बड़ा हो गया। फिर है A यूनियन B, यानी कि ये दोनों सर्कल के पूरे एरिया कवर करेंगे। फिर है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, इट मीन्स क्या होगा कि अगर ये P ऑफ A और P ऑफ B है तो पहले P ऑफ A को भी लेगा, फिर P ऑफ B को भी लेगा, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो ट्वाइस कंसिडर होगा। क्लियर गाइस, तो ये रेशियो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में जो भी हम लोग यूज़ करने वाले आगे उसमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन।